Good morning. I'm Naresh Kumar Sharma, Head of Department Electrical Engineering, Government Polytechnic College, बीकानेर। ई लेक्चर की श्रृंखला में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेशंस करेंगे और उनके मेथड की जानकारी लेंगे, किस किस मेथड से हम वोल्टेज किस किस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने एक दिखाया हुआ है डायग्राम। एसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल जो कैलकुलेशंस हम करेंगे उसमें डीसी डिस्ट्रीब्यूटर में जो कैलकुलेशन की थी उसमें कोई फर्क नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि डीसी में हम प्लेन अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, वोल्टेज और करंट से मल्टीप्लाई सीधे सीधे करते हैं, और एसी में यही काम हम फेजर अलजेब्रा का यूज करके करेंगे, क्योंकि एसी में सारी क्वांटिटीज वेक्टर होंगी। आपकी वोल्टेज का वेक्टर होगा, करंट का वेक्टर होगा, इम्पीडेंस का वेक्टर होगा। तो हम जो भी इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमको फेजर अलजेब्रा आना चाहिए और कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा आपको बार बार। रेक्टेंगुलर से पोलर में चेंज करना, पोलर से रेक्टेंगुलर में, ये आपने जो पिछली कक्षा में सीखा है उसका यूज करना है। तो हम बेसिकली इसको करेंगे वही सारी कैलकुलेशन जो हमने डीसी में की थी। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं उससे पहले कि ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे इस पे। In case of DC system, the voltage drop is due to resistance alone. However, in a AC system, the voltage drops are due to the combined effect of resistance, inductance and capacitance. DC में से resistance के कारण से होगा, वो resistance ही खाली होता है, उसके अंदर voltage drop होगा, resistance में होगा, वो इसमें inductance भी होगा, capacitance भी होगा, तो उससे related effects होंगे सारे। दूसरा, in DC system, addition and subtraction of current or voltage are done arithmetically. But in case of AC system, these operations are done vectorially. In an AC system, power factor has to be taken into account. Power factor DC में नहीं होता, power factor सिर्फ AC में होगा. Loads tapped off from the distributors are generally at different power factors. There are two ways of referring power factor. This. तो इसमें क्या होगा कि अलग-अलग जो कंज्यूमर का लोड है वो अलग-अलग पावर फैक्टर होगा। तो किसी का 0.8 लैगिंग है, किसी का 0.6 है, किसी का 0.9 है, क्योंकि सबका लोड का नेचर अलग-अलग होगा। तो इसलिए हर कंज्यूमर का डीसी में तो क्या करंट ही होता है खाली, इसलिए प्रॉब्लम की सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर को दो तरह से रेफर कर सकते हैं। जैसे फेज एंगल जो होगा ना उसको हम दो तरह से मान सकते हैं। दो तरह से कैसे मान सकते हैं, एक तो उसको रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, किस रेफरेंस में ले रहे हैं आप। तो ये दो तरीके हो गए आपको जो मैंने लिखे। पहला तरीका, इट मे बी रेफर्ड टू सप्लाई और रिसीविंग एंड वोल्टेज व्हिच इज रिगार्डेड एज द रेफरेंस वोल्टेज। जो रिसीविंग एंड है हमारा उसको रेफरेंस मान लें, जो भी वोल्टेज रिसीविंग एंड का होगा, और इट मे बी रेफर्ड टू द वोल्टेज एट द लोड पॉइंट इटसेल्फ। कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने डीसी में की थी, फर्क कुछ नहीं है। जैसे मेथड, पहला मेथड है मेथड ऑफ सॉल्विंग एसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, पावर फैक्टर रेफर टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज। जहाँ पे लोड लगा हुआ रिसीविंग एंड कौन सा होता है, रिसीविंग वाला पॉइंट है बी, रिसीविंग एंड हो गया ना। इसके रेफरेंस पे हम सारे के सारे कैलकुलेशन करेंगे, वीबी के रेफरेंस पे। अब हम इसको कैसे करेंगे ये देखने की बात है। ये वीबी पॉइंट है, इसके रेफरेंस में इसका पोटेंशियल जो भी है वी मैग्नीट्यूड हो गया, 0 डिग्री एंगल ले लिया हमने इसका। अब ये जो इसका I2 करंट का जो फेज एंगल है cos phi2, ये किसके रेफरेंस में होगा, इस पॉइंट के रेफरेंस में। इसी तरह से इसका भी फेज एंगल phi1 किसके रेफरेंस में होगा, इसके रेफरेंस में। जैसे मान लो 30 डिग्री है तो विद रेफरेंस टू वीबी। ये मान लो 45 डिग्री है तो 45 डिग्री क्या होगा, इसके रेफरेंस में। तो ये इसमें मेन कंसिडरेशन है। तो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इम्पीडेंस निकाला। जैसे हम जानते हैं कि आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना है, वीबी आपको गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल सब दे रखा है आपको। तो इस वीबी में आप क्या करेंगे, इस ड्रॉप को जोड़ देंगे,
I2 जो करंट है उसका पूरा फेजर लेना पड़ेगा और उसको इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये वाला ड्रॉप जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पॉइंट सी का वोल्टेज आ जाएगा। ये आपका इम्पीडेंस। इसी तरह से ये इम्पीडेंस में जो करंट इसमें आ रहा है उसको कैलकुलेट करके और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस इम्पीडेंस को, तो आपका ए का वोल्टेज आ जाएगा। कैलकुलेशन तरीका वही है जो डीसी में हमने स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे हम, बस खाली वेक्टोरियली ऐड करना है। तो सबसे पहले इम्पीडेंस सेक्शन वाइज पता कर लिया, उसके बाद में हमने एक पॉइंट का करंट निकालेंगे। जैसे लोड करंट एट पॉइंट सी दिया हुआ आपको, I1 cos ∅1, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, cos ∅1 माइनस j sin ∅1, या इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं आप, जो भी एंगल है I1 का मैग्नीट्यूड लिख दिया और फेज एंगल ∅1 लिख दिया। इसी तरह से I2 जो बी पॉइंट पे है उसको भी हमने सेम इसी तरह लिख दिया, जो उसका फेज एंगल है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बेसिकली। तो अब इसको हम देखेंगे, तो ये जो करंट यहाँ पे आएगा, ये करंट आएगा, किस किसका जोड़ होगा, IAC किसका जोड़ होगा, I1 प्लस I2। तो I जो ICB तो बराबर हो गया I2 के, ये तो क्लियर है। ICB क्या है, ये वाला करंट है, ये तो वही करंट आ रहा है ना, I1 I2 को हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इसको। और AC यहाँ इस सेक्शन में जो करंट निकालेंगे वो क्या होगा, I1 में ये जुड़ जाएगा आपका I2, ये हो जाएगा आपका करंट इन सेक्शन IC। IAC क्या होगा, I1 प्लस वेक्टोरियल ऐड करना आपने। तो जो I1 की वैल्यू हमने निकाली उसको प्लस I2 का, दोनों को जोड़ दिया तो ये करंट IAC आ जाएगा। फिर IAC को हम क्या करेंगे, ड्रॉप निकालेंगे। ड्रॉप कौन सा निकलेगा, ये ड्रॉप निकाल दिया और ये ड्रॉप निकाल दिया, इसलिए करना है यहाँ तक आ गया। फिर हमने क्या, वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन CB सेक्शन में सीधा है I1 इंटू ZC, ये इसका वैल्यू रख दिया। क्लियर हो गया, तो सारा कुछ नहीं लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं इसमें। फिर BAC निकालना है, BAC में करंट IAC का और उसका इम्पीडेंस। IAC करंट I1 और I2 को वेक्टोरियल जोड़ने से आएगा और इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसका सारे का हमने, जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा आपके लिए, सारा मान रख दिया जो भी है, I1 प्लस I2 और फिर ये इम्पीडेंस ले होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका। सेंडिंग और एंड वोल्टेज क्या होगा, ये लिखा है VA बराबर VB प्लस VCB प्लस VAC। तो ये VA निकालना है, तो ये तो VB पॉइंट हो गया, ये आपका ये ड्रॉप जोड़ देंगे VCB और इसमें ये ड्रॉप जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपका वोल्टेज आ जाएगा। तो बहुत आसान है। ऐसे करंट निकालना है, ये तो I1 प्लस, तो बस केवल अपने को ध्यान इतना रखना है इसमें कि तो पहला मेथड है, इसमें जो फेज एंगल जितने भी करंट के वो सब विद रेफरेंस टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज है। पहला पॉइंट हमारा ये होगा, रिसीविंग एंड के रेफरेंस में, DB के रेफरेंस में। और दूसरा वेक्टोरियली सोल्व करना है, सारे को सीधे सीधे सोल्व नहीं करेंगे, तो बड़ी आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जिसका ये एग्जांपल का वेक्टर डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका ये देखते हैं। ये वेक्टर डायग्राम आपके सामने, डायग्राम वेक्टर डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस वेक्टर डायग्राम में ये इसमें अब हम इसको कलर से आप समझने की कोशिश करना है इसको। सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, बीबी।
VB को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए तो सबसे पहले हम VB का एक वेक्टर बनाएंगे, ये वाला जो ग्रीन कलर में मैंने बना रखा है। ये इसका कितना माना हमने रेफरेंस एंगल 0 डिग्री पे, V इसका मैग्नीट्यूड होगा VB और 0 डिग्री, इसको रेफरेंस मान लिया हमने। तो रेफरेंस कौन सा है? VB। अब इसके कंपैरिजन में ये दे रखा आपको करंट I2 cos phi2, तो I2 का मैग्नीट्यूड जितना हुआ उतना बड़ा वेक्टर, और phi2 जितना एंगल से लैग कर रहा है उस एंगल में मैंने ग्रीन लाइन आपकी ये खींची हुई है, ठीक है ना। तो ये हमने पहला काम कर लिया कि phi2 एंगल पे, और ये I2 एक वेक्टर मैंने बना दिया। तो ये किसके रेफरेंस में? VB के रेफरेंस में। अब हम इसको जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे ये ड्रॉप हो जाएगा R2X2, तो VC आ जाएगा। VC कैसे आएगा? इसमें ड्रॉप जुड़ जाएगा। तो हम जानते हैं ड्रॉप जोड़ना, इस I1 के पैरेलल में VB की टिप के ऊपर हमने ये लाइन खींच दी, I2 R2, और उससे 90 डिग्री पे I2 X2। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, वेक्टर कौन सा आएगा? VC वेक्टर आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें VB में जोड़ दिया I2 R2 ड्रॉप, जो जुड़ेगा करंट I2 के पैरेलल, और इसके 90 डिग्री पे I2 X2 ड्रॉप जोड़ दिया, तो ये VC आ गया। तो पहला काम यहाँ तक आ गया, VC पॉइंट का वोल्टेज आ गया VC। अब फिर हमको दिया हुआ I1 cos phi1, तो यहाँ भी वही सिचुएशन, जो phi1 एंगल है वो विद रेफरेंस टू VB है। तो ये जो वेक्टर खींचेंगे ना आप, ये वाला I1, ये वेक्टर भी आपका कहाँ होगा? VB से एंगल लैग करेगा इसका भी, phi1 से। तो phi1 एंगल किससे बनाया हमने? VB से। तो VB से ही लैग करके इसको VB से लेके, और ये वेक्टर इतना लैग करते हुए phi1 लैग करते हुए I1 वेक्टर हमने खींचाएगा। अब करंट निकालना है आपको इस सेक्शन में, AC में, यहाँ पे इस जगह करंट निकालना है। किस किस से जोड़ा हुआ है? I1 और I2 का। तो I1 वेक्टर दे रखा है ये ना, और ये I2 दे रखा है। तो पैरेललोग्राम के रूल से हम इसको खींच के आगे रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ये वाला, ये रिजल्टेंट निकल गया आपका IS। ये बीच की लाइन जो ये वाली IS है, तो ये IS हमने निकाल लिया। अब आपको ड्रॉप जोड़ना है, इसमें VC में ड्रॉप जोड़ेंगे ये वाला, तो आपका V आ जाए। तो IC के इस लाइन के पैरेलल आप यहाँ VB से जोड़ देंगे। येलो लाइन है ना, ये येलो से मैंने खींचा है, येलो लाइन यहाँ जोड़ देंगे VC के साथ में, टिप के ऊपर पैरेलल AC से। और फिर 90 डिग्री पे IAC एक्सिस, एक बार रेजिस्टिव ड्रॉप जुड़ गया, एक बार रिएक्टिव ड्रॉप जुड़ गया, तो वापस VA का मान हमारा, इसका रिजल्टेंट कितना आ गया? सॉरी, रेड लाइन जो मैंने बना रखी है ये वाली, ये क्या आ गया? VA। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर इस वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, यू कैन मेक इट वेरी इजीली। तो इस तरह से हम वेक्टर से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। पर जब भी ध्यान रखो, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको फेजर अलजेब्रा का यूज करके और कैलकुलेटर का यूज करके रेक्टेंगुलर से पोलर, पोलर से रेक्टेंगुलर, जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो पोलर फॉर्म बेस्ड हमने पढ़ रखा है, तो जब एडिशन करना हो तो रेक्टेंगुलर फॉर्म बेस्ड, उससे करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।